Hello friend, welcome to our channel Selection Tak. Today we are going to start lecture number 7 of day 7 on Indian polity, fundamental rights, in which we will see article 16, 17 and 18. आज हम लोग आर्टिकल 16, 17, 18 देखेंगे फंडामेंटल राइट का। ठीक, ये लेक्चर कौन कौन देख सकते हैं? वैसे कोई भी स्टूडेंट, वैसे कोई भी विद्यार्थी जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी दे रहे हैं और जिसमें इंडियन पॉलिटी या फिर इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस नामक सब्जेक्ट हो, ठीक, वो सभी लोग इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स सबको समान अवसर मिलना चाहिए किस चीज़ में? पब्लिक रोजगार में, मतलब कि सरकारी या कोई भी स्टेट के रोजगार में। जो भी टर्म स्टेट में आता है, स्टेट किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता है। इट मीन्स पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। मैंने आप लोग को इससे पहले बताया था कि आर्टिकल 15, 16, 19, 30 एंड 29 ये किन के लिए है? सिर्फ सिटीजन के लिए होते हैं। ठीक, इट मीन्स भारतीयों के लिए। तो उसी तरह यहाँ पर आर्टिकल 16 किसको प्राप्त होगा? सिर्फ इंडियन के सिटीजन को। आर्टिकल 16 सिर्फ इंडियन के सिटीजन को दिया गया है। उसी तरह लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने आर्टिकल 15 पढ़ा था, वो भी किसको था? सिर्फ इंडियन के सिटीजन को। ठीक, तो आर्टिकल 16 किसके बारे में बात कर रहा है? ओनली ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, तो सिटीजन ऑफ इंडिया को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब उसका पार्ट 1, 2, 3, 4 क्या कहता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक, और फिर उसमें कुछ और भी अमेंडमेंट है कि देयर शिल बी इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल सिटीजन इन मैटर रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन एनी ऑफिस अंडर स्टेट। यहाँ पर देखिए दो वर्ड है, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार और अपॉइंटमेंट एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। अगर स्टेट के अंदर में कोई भी ऑफिस आ रहा है, हम लोगों ने इससे पहले स्टेट का डिफिनेशन इन डिटेल में पढ़ा हुआ है। जब हम लोग फंडामेंटल राइट स्टार्ट कर रहे थे, आर्टिकल 12 डिफिनेशन ऑफ स्टेट बताता है कि हम लोग स्टेट किसको किसको कहते हैं। तो जिन लेक्चर 5 में मैंने डिफिनेशन ऑफ स्टेट डिटेल में बताया हुआ है, 5 या 6 में आप लोग वहाँ पर उस लेक्चर को देख सकते हैं कि स्टेट किसको कहते हैं। तो सबको यहाँ पर समान अवसर मिलना चाहिए एम्प्लॉयमेंट में और अपॉइंटमेंट में। अब आर्टिकल 16(2) क्या कहता है? कोई भी पर्सन, नो सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस। इससे पहले हम लोगों ने 5 चीज़ पढ़ा था, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इसमें 2 चीज़ ऐड हुआ है। क्या क्या? एक डिसेंट यानी कि वंश के अनुसार, और रेसिडेंस जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, निवास जहाँ पर आप रहते हैं, निवास। इस सब पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस अंडर द स्टेट। अगर कोई भी नौकरी है स्टेट के अंदर में तो उस पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। किस किस ग्राउंड पर? यहाँ पर 7 ग्राउंड का बात किया गया। पहला ग्राउंड क्या है? रिलीजियस, सेकेंड ग्राउंड रेस, थर्ड ग्राउंड कास्ट, फोर्थ ग्राउंड सेक्स, 5वां ग्राउंड डिसेंट, 6th ग्राउंड प्लेस ऑफ बर्थ एंड 7th ग्राउंड रेसिडेंस। बट अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे आर्टिकल 16(3). अब यहाँ से एब्सेक्शन स्टार्ट होता है। किसका क्या क्या एब्सेक्शन है? ठीक, आर्टिकल 16 क्या कहता है? स्टेट में इम्पोज रेसिडेंस कंडीशन। जहाँ पर वो रहते हैं स्टेट जो है वो कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि किसको कितना नौकरी मिलना चाहिए। ठीक, उस निवास के स्थान पर जैसे कोई लोग महाराष्ट्र में रहते हैं तो वहाँ नौकरी के लिए उसका महाराष्ट्र होना जरूरी है कि वो महाराष्ट्र में रहते हो तभी उनको नौकरी महाराष्ट्र में मिलेगा अंडर द ऑफिस ऑफ स्टेट। और ये रूल कौन बना सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट। कैन मेक लॉ। ये हो गया इसका एब्सेक्शन। पहला एब्सेक्शन स्टार्ट हो गया यहाँ से। ठीक, पार्लिया कैन मेक लॉ, पार्लियामेंट, ना कि वहाँ का स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता है। ठीक, बट पार्लियामेंट जो है, सांसद जो है वो लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं और वो इम्पोज कर सकते हैं
रेसिडेंस कंडीशन। अब आर्टिकल 4, नथिंग इन दिस आर्टिकल, आर्टिकल 1 और थ्रू वो प्रिवेंट नहीं कर सकता है फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी क्लास। यहाँ पर क्लास का बात किया गया है, ना कि कास्ट का, बट बाद में जाकर के ये कास्ट बेसिस ही हो जाता है। एनी क्लास, इट मीन्स बैकवर्ड क्लास। यहाँ पर बात क्या हो गया, इन क्लास सिटीजन इन विच ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट एडुकेटेड रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। अगर ऐसा किन्हीं को लगता है कि उस क्लास का पर्सन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है स्टेट में, तो पार्लियामेंट और स्टेट ऐसा प्रोविज़न बना करके उस क्लास का अफोर्ड कर सकती है, उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है। जैसे कि यहाँ पर कहा गया था सबसे पहले कि रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। बट आर्टिकल 3 रेसिडेंस के साथ भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर कुछ एक्सेप्शन दिया कि जो जहाँ के लोग हैं वो वहाँ पर नौकरी कर सकते हैं, बट उसके लिए लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। अब आर्टिकल 14 जो कहता है वो क्लास के बेस पर, कि क्लास के बेस पर ये लॉ बनाया जा सकता है, रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ये बट कैसा है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ये अगर कोई गरीब है तो उनको एक रेगुलर क्लास में लाना जरूरी है, ठीक। इस वजह से आर्टिकल 16(4) ऐड किया गया। अब बैकवर्ड क्लास के बारे में देखते हैं कि रिजर्वेशन जो दिया जाएगा बैकवर्ड क्लास को, ठीक, तो वो तो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं कौन से क्लास से बैकवर्ड क्लास कहलाएंगे, हु इज बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास कौन होंगे, ठीक। पता चीज़ ये कि बैकवर्ड क्लास किसे कहेंगे। सेकंड चीज, कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कितना परसेंट ऑफ रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो सबसे पहला कमेटी बना था काका कलंकर कमीशन, ठीक, 1953 में। इन्होंने SC/ST के अलावा भी सबसे पहले आइडेंटिफाइड किया बैकवर्ड क्लास, और इसका जो भी रिकमेंडेशन था वो इम्प्लीमेंट नहीं था। इन्होंने तो 70% रिजर्वेशन की बात कह दी थी OBC के लिए, ठीक। बट फिर सेकंड कमीशन बना 1979 में, जिसको मंडल आयोग और उसके चेयरमैन थे बिंदुश्री प्रसाद मंडल। इन्होंने OBC के लिए 27% रिजर्वेशन कहा, और साथ में इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन के बारे में भी बात किया है, कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में भी, ठीक। और इस मंडल कमीशन का जो बात है गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया 1990 में, एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट इन 1990, ठीक। उसके बाद फिर मंडल आयोग के लिए केस किया गया, इंदिरा साहनी केस। कौन सा केस, इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस 1992, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 27% OBC आरक्षण को स्वीकारा, और इसमें कहा गया कि 50 टोटल सीट का, जो भी टोटल सीट रहेगा उसका 15% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर उन्होंने एक और बात ऐड किया कि OBC में 2 चीज़ होना चाहिए, एक क्रीमी लेयर, इट मीन्स वैसे जिनको कि आरक्षण का जरूरत नहीं है, और एक OBC का एक ही पार्ट और होगा, एक होगा OBC नॉन क्रीमी लेयर, जिसको NCL कहते हैं, ठीक, NCL। तो NCL वाले को ही सिर्फ रिजर्वेशन दिया जाएगा, और जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक। और ये सिर्फ एंट्री लेवल जॉब्स के लिए होगा, ना कि प्रमोशन के, मतलब कि प्रमोशन के लिए हम लोग रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉलो नहीं करेंगे। और फिर एक आया था रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिक वैसे कोई भी लोग पर्सन जो किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते हैं उनको एक रिजर्वेशन 10% का दिया गया था PV नरसिंहा
रॉ जी उस टाइम प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा 10% का, बट इसको एबॉलिश कर दिया गया, इसको एबॉलिश कर दिया गया था। ठीक, अब पढ़ते हैं 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें जो है रिजर्वेशन इन प्रमोशन SC/ST को भी एक्सेप्ट कर लिया गया। यहाँ पर बात कहा गया था कि प्रमोशन में कि किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर क्या बात कहा गया था, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। बट 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 16(4)A, ये कौन सा था, आर्टिकल 16(4) में कहा गया था कि किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं होगा, बट उसी में एक चीज़ और ऐड कर दिया गया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन होगा किसके लिए, SC/ST के लिए। और ये भी M नागराज केस में 2006 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, 2006 में एक्सेप्टेड हो गया। फिर एक आया, एक और अमेंडमेंट हुआ 103 CAA, जिसमें कि 10% रिजर्वेशन को जो है ऐड कर लिया गया, ये आर्टिकल 16(6) के तहत। ठीक, और स्टेट में इम्पोज द कंडीशन ऑफ रिलीजन, ये क्या है, आर्टिकल 16(5), जैसे कि कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, सपोज वक्फ बोर्ड, तो उसके जो भी मेंबर होंगे, चेयरपर्सन होंगे, वो सारे मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे होंगे। अब वक्फ बोर्ड क्या है, सपोज एग्जांपल कि कोई भी पर्सन मुस्लिम कम्युनिटी का या भी कोई भी पर्सन, वो अपने धर्म को, वो अपने रिलीजियस के बेसिस पर अपना ज़मीन दान कर देता है, तो उस ज़मीन को जो मैनेज करता है उस बोर्ड का नाम है वक्फ बोर्ड। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया गया कि अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट है तो उसमें सिर्फ रिलीजियस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, और उसमें सिर्फ उस सेम कम्युनिटी के लोग को जॉब दिया जाएगा। ठीक, एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो रहेगा वो सेम रिलीजियस को देखते हुए दिया जाएगा। ये था आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 का पार्ट 5, स्टेट में इम्पोज द कंडीशन ऑफ रिलीजियस। अगर हिंदू धर्म में भी अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट है तो उसमें सिर्फ, अब सपोज कोई पंडित का पोस्ट है तो पंडित का पोस्ट किसको दिया जाएगा, सिर्फ एक हिंदू को दिया जाएगा। उसी तरह है आर्टिकल 16 का पार्ट 5 ये बोलता है। अब आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी एबॉलिश इन इट्स प्रैक्टिस एंड फॉरबिडन। अनटचेबिलिटी को इंडिया में कोई भी प्रैक्टिस नहीं करेगा, अगर ऐसा कोई प्रैक्टिस करता है तो उस पर केस किया जा सकता है, और इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इट इज़ एन एब्सोल्यूट आर्टिकल, देयर इज नो एक्सेप्शन, इसमें किसी भी तरह का एक्सेप्शन नहीं है। अब अनटचेबिलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया हुआ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। तो जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं रहता है तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, किसी ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट की ओर देखते हैं कि उन्होंने क्या कभी अनटचेबिलिटी वर्ड को डिफाइन किया है, क्या कभी उसने इस पर कोई भी जजमेंट दिया है, तो वहाँ पर से हम लोग इसका रेफरेंस लेते हैं। तो अनटचेबिलिटी क्या हो सकता है, किसी पब्लिक प्लेस पर किसी पर्सन को एंट्री करने से रोकना, ये अनटचेबिलिटी हो सकता है। कोई भी पब्लिक प्लेस है वहाँ पर किसी को भी आने और जाने के लिए नहीं रोका जा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो उस व्यक्ति पर्सन पर केस हो सकता है। किसी भी वाटर बॉडी रिसोर्सेज का यूज करना, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। और क्या चीज़ अनटचेबिलिटी में नहीं आएगा, जैसे कि मेडिकल क्वारंटाइन। अगर आपको 15 दिन सबसे दूर रखा गया, आपके पास कोई नहीं आ रहा है, आपको कोई टच नहीं कर रहा है, उस टाइम आपको हाथ में वो मास्क पहन करके आपको टच कर रहा है मेडिकल क्वारंटाइन के दौरान, तो ये अनटचेबिलिटी में नहीं आएगा, ये अनटचेबिलिटी से आगे है। अगर किसी पर्सन को किसी पर्सनल रीजन से बैकआउट किया जा रहा है, वो भी अनटचेबिलिटी नहीं आएगा। सिर्फ एक पर्सन को पर्सनल सोशल बैकआउट, या फिर प्योरली रिलीजियस रिचुअल के केस में, तो
तो ये सब चीज़ बैकवर्ड के रूप में नहीं आएगा, ठीक। और ये कहाँ कहाँ से मिलता है, स्टेट ऑफ मैसूर वर्सेस देवगरा 1958, कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था। पहले कर्नाटका हाई कोर्ट की जगह मैसूर हाई कोर्ट होता था, अब कर्नाटका हाई कोर्ट। जयसिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 में राजस्थान हाई कोर्ट में भी अनटचेबिलिटी का 70% का था। अब आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटिल। पहले ज़माने में बहुत सारे टाइटिल चलते थे, महाराजा, महाराजा धीराज, ये सब टाइटिल को ख़त्म कर दिया गया और सबको इक्वल कर दिया, क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति को महाराजा का टाइटिल मिला उस टाइम, तो वो आगे चल के उसके बेटे को भी महाराजा ही कहा जाएगा, उसके आगे के बेटे को भी महाराजा ही कहा जाएगा। ये वंशागुणत आगे बढ़ते जा रहा था टाइटिल, और जिसके पास कोई भी टाइटिल नहीं है तो वहाँ पर समानता नहीं आ पा रहा था, इक्वल नहीं हो पा रहे थे सभी लोग, तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटिल कहा गया। बट इसमें भी एक्सेप्शन, स्टेट किसी भी तरह का टाइटिल ग्रांट नहीं करेगा किसी को भी, ठीक। बट एक्सेप्शन डिफेंस और एजुकेशन, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, वैसा कोई भी टाइटिल जो कि अर्न किया गया, डिफेंस में मेजर, etc। तो एब्सेक्ट डिफेंस और एजुकेशन, अगर कोई इंजीनियर है तो वो अपने नाम के आगे इंजीनियर लगा करके अपना कार्ड छपवा सकता है, ऐसा कोई भी उस पर अभी मतलब उतना रोक टोक नहीं है। सिटीजन, कोई भी सिटीजन टाइटिल नहीं ले सकता है, कहाँ से, फॉरेन स्टेट में। अगर फॉरेन स्टेट में कोई टाइटिल चल भी रहा होगा तो वहाँ से इंडियन का सिटीजन कोई भी टाइटिल नहीं ले सकता है। आर्टिकल 18(3) क्या बोलता है, अगर कोई भी फॉरेनर प्रॉफिट अंडर द स्टेट के पोस्ट पर है, एनी ऑफिस प्रॉफिट अंडर द स्टेट के पोस्ट पर है, तो वो कोई भी टाइटिल फॉरेन से नहीं ले सकता है। एनी टाइटिल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द प्रेसिडेंट कंसेंट, प्रेसिडेंट की मर्जी के बिना वो फॉरेन से किसी भी तरह का टाइटिल नहीं ले सकता। कौन, फॉरेनर, अगर इंडिया में एनी ऑफिस है और वो प्रॉफिट के पोस्ट पर है, तो वो प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना कोई भी टाइटिल को नहीं ले सकता। ये इसके बात है आर्टिकल 18(3). अब आर्टिकल 18(4) क्या कहता है, नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट इज एक्सेप्टेड एनी प्रेजेंट इमोलमेंट ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम अंडर एनी फॉरेनर विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इट मीन्स कोई भी सिटीजन और फॉरेनर अगर इंडिया में, कोई भी सिटीजन और फॉरेनर अगर वो किसी प्रॉफिट ऑफ पोस्ट पर इंडिया में है, तो वो बाहर से किसी भी तरह का कोई और ऑफिस संभाल नहीं सकता है, किसी भी तरह का वो गिफ्ट नहीं ले सकता है, वो किसी भी तरह का पेंशन नहीं ले सकता है, वो फॉरेन से किसी भी तरह का पैसा नहीं ले सकता है विदाउट प्रेसिडेंट कंसेंट। अगर प्रेसिडेंट का परमिशन उसको मिल गया तभी वो किसी भी तरह का फॉरेन से किसी भी तरह का इनरोलमेंट, प्रेजेंट, गिफ्ट या फिर कोई ऑफिस में आकर संभाल सकता है, ठीक, विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट के परमिशन से। अगर वो प्रेसिडेंट के परमिशन नहीं लेता है, विदाउट प्रेसिडेंट, तो उस पर केस किया जा सकता है, ठीक। अब इसमें कुछ है, जैसे कि इंडिया में भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऐसे कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये टाइटिल नहीं है, ये उसका मेरिट के बेसिस पर उसको एक रिकॉग्निशन दिया जा रहा है। तो यही कहता है कि 1966 में एक बालाजी रघुराम केस हुआ 1966 में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा, भारत रत्न एंड पद्म भूषण एक रिकॉग्निशन ऑफ मेरिट है, उसको मेरिट पर, एंड ये किसी भी तरह का रूल को वायलेट नहीं कर रहा है, डू नॉट वायलेट द आर्टिकल 81, ये आर्टिकल 81 को वायलेट नहीं कर। और इसका पार्ट 2 में कोर्ट ने यह भी डिसीजन दिया कि वो अपने कोई भी टाइटल को प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। सपोज किसी पर्सन का नाम कुछ भी है, XYZ, या फिर एक रियल एग्जाम्पल राम ले सकते हैं, उसको पद्म भूषण टाइटल मिला, तो वो अपने नाम के आगे पद्म भूषण राम नहीं लिख सकता है, ये लिखना गलत हो जाएगा, ठीक। या फिर वो अपने नाम के बाद भी इसका यूज नहीं कर सकता है। तो
द कोर्ट रूल डेट क्या कहा, रिसिपेंट कैन नॉट यूज एज अवार्ड को एज ए प्रीफिक्स और सफिक्स यूज नहीं कर सकता है, कैन नॉट यूज देयर अवार्ड देम एज ए प्रीफिक्स एंड सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स की तरह वो यूज नहीं कर सकता। ये हो गया आपका आर्टिकल 16, 17 एंड 18। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग राइट टू फ्रीडम या लिबर्टी आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक देखेंगे। थैंक यू।